हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 12 समाजशास्त्र का संपूर्ण सिलेबस, जिसमें कि बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का पहला अध्याय, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। इस पाठ के सभी पुस्तकों से चयनित किए हुए बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि मैं आपको अपने पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, और दूसरे वीडियो में इसके अति लघुत्तरी, जो भी कह सकते हैं आप संपूर्ण पुस्तकों से, जितनी भी पुस्तकें हैं संपूर्ण पुस्तकों का निचोड़ मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं भारतीय समाज एक परिचय के बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए बच्चों, हमारा जो पहला अध्याय है समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का जो पहला अध्याय है भारतीय समाज एक परिचय, इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जैसे कि जिनको मैंने बहुत ही अति लघुत्तरी, जो कि बच्चों आप देखते हैं कि बहुविकल्पी के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं और अति लघुत्तरी के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप चाहे जिस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, समाज क्या है, अगर कहा जाए इसको, चाहे अति लघुत्तरी में देखा जाए या लघुत्तरी भी इसे बताया जाए, सॉरी जो बहुविकल्पी है वो भी आप समझ सकते हैं। तो समाज क्या है, यह समाज मूर्त है, अमूर्त है, जैसे बहुविकल्पी में पूछा जाए तो मूर्त है या अमूर्त है, या मूर्त और अमूर्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से हमारा जो सटीक उत्तर होगा, तो समाज मूर्त और अमूर्त दोनों है। अच्छा, मूर्त और अमूर्त क्यों है? क्योंकि समाज मूर्त और अमूर्त दोनों है, क्योंकि इसके कुछ तथ्यों का अध्ययन किया जाना संभव है और कुछ तथ्यों का अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। तो जिसका अध्ययन किया जाना अर्थात जिसकी गणना किया जाने वाला संभव नहीं होता है, और जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे हम अमूर्त कहते हैं, और जिसकी गणना की जा सके उसे हम मूर्त कहते हैं। तो समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता तथा इसके कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए समाज एक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का विज्ञान है। समझ गए बच्चों? अब देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। अब देखिए, यहाँ पर सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई या किन किन भाषाओं से हुई। अगर पूछा जाता है सोशियोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो हम कहते हैं लैटिन भाषा से हुई। विस्तृत उत्तरी में जो बनाया जाता है कि सोशियोलॉजी, जो हमारा सोशियोलॉजी शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। लेकिन अगर यही प्रश्न की पुनरावृत्ति करके पूछा जाए कि सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई, तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई। ठीक है, यहाँ पर कई भाषाएं आपकी दी जाती हैं, जैसे ग्रीक और फ्रेंच भाषा, जर्मन और फ्रेंच भाषा, जर्मन और लैटिन भाषा, और लैटिन और ग्रीक भाषा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, होगा लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई। फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक समुदाय नहीं है। निम्न में से इसमें देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे दे दिया जाए हिंदू, मुस्लिम, जनजाति और भीड़। तो निम्न में से कौन सा एक समुदाय नहीं है। एक समुदाय अर्थात कह सकते हैं जहाँ पर कई जातियों के लोग निवास करते हो, उसे हम एक समुदाय नहीं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिख दिया है भीड़। ठीक है, अब इसमें जैसे हिंदू, अब हिंदू तो हिंदू एक धर्म है, चूंकि हिंदू धर्म तो एक ही है ना, हिंदू धर्म को मानने वाले सब हिंदू होते हैं, तो हिंदू एक धर्म से संबंधित है, इसलिए वो एक समुदाय है। और मुस्लिम भी एक धर्म से संबंधित है, क्योंकि उसमें मुस्लिम एक धर्म है और एक धर्म को मानने वाले समुदाय होते हैं। और जनजाति का अपना एक अस्तित्व होता है, वो समाज से हटकर अपना जीवन यापन करते हैं, संपूर्ण सदस्य एक साथ जीवन यापन करते हैं, इसलिए वो भी एक जनजाति है। लेकिन जो भीड़ होती है बच्चों, भीड़ आपकी एक जनजाति नहीं है, यह एक आंशिक जनजाति होती है। ठीक है, भीड़, क्योंकि भीड़ में कई जातियों के सदस्य एक साथ निवास कर सकते हैं, इसलिए भीड़ को हम एक समुदाय नहीं कह सकते। समझ गए? अब बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि समाज को संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या प्रावधान है। यानी समाज को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो कह सकते हैं समाज को सुव्यवस्थित तथा संगठित बनाने के लिए कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत सही रहेगा, नहीं वर्ण व्यवस्था का समुदाय सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी बच्चों, जो वर्ण व्यवस्था है, यदि वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो इसके अंतर्गत सभी वर्णों का अपना अपना क्रम निश्चित हो जाएगा, अर्थात जैसे कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्ण को सुव्यवस्थित बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इनको समाज में इनका स्थान
प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो समाज को संगठित तथा सुव्यवस्थित बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था का होना आवश्यक है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था इसमें विशेष महत्व नहीं रखती है। फिर बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ कितने निर्धारित किए गए हैं, अर्थात हिंदू समाज में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में कितने प्रकार के पुरुषार्थ से गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम अति लघुत्तरी भी कह सकते हैं कि हिंदू समाज में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में 4 प्रकार के पुरुषार्थों से होकर गुजरता है, जिसे कह सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं जो हिंदू व्यक्ति संपूर्ण अपने जीवन काल में इन पुरुषार्थों से होकर गुजरता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, एक प्रश्न यहाँ पर जैसे कि पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह ऋण कौन सा होता है, कह सकते हैं परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण किसे माना गया है। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण, ये जितने भी प्रकार के ऋण होते हैं सबको परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हिंदू समाज में व्यक्ति, देखिए यहाँ पर हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ, सॉरी ये हो चुका है, आगे देखते हैं उस संस्कार को, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है, अर्थात उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार धारण करता है। तो बच्चों उसमें उसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञोपवीत संस्कार को धारण करता है, अर्थात जो यज्ञों और हवन के द्वारा संस्कारों से धारण किए जाते हैं उन संस्कारों को हम उपनयन संस्कार कहते हैं। ठीक है, इसे वेदारंभ, समापवर्तन और नामकरण ये कुछ नहीं कहा जाता, केवल उस संस्कार को जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है उसे उपनयन संस्कार ही कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जिसमें कि ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता क्या होती है, या ग्रामीण समुदाय जो होता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो ग्रामीण समाज उद्यम आधारित समाज होता है, उद्यम नहीं होता है क्योंकि उद्यमी नहीं होता, उद्यमी केवल उद्योग धंधे वाले होते हैं। व्यापार आधारित होता है, नहीं होता है। कृषि पर आधारित होता है, जी हाँ बिल्कुल सही। ग्रामीण समाज जो होता है उसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित समाज होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था। तो इसमें अगर हम ऑप्शन दे देते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, या ज्योतिबा फूले के, या विद्यासागर के, या रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयासों से, तो बच्चों इसमें एक ही सटीक आंसर हमारा निकलता है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। अब आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1961 में। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाए कि 1955 में क्या हुआ था, तो अगर दे दिया जाए 1955 में, 1956 में, 1961 में, 1984 में, तो 1955 जो है वो दहेज निरोधक अधिनियम नहीं माना जाएगा। 1955 में छुआछूत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम घोषित हुआ था। ठीक है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन जो 1961 है इसमें दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, फिर अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों कि कौन से जो हमारा है, देखिए कौन से विषय का ज्ञान हमें सबसे पहले ज्ञात हो जाता है, यानी इस समाज में व्यक्ति जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे कौन सी विषय का ज्ञान सबसे पहले ज्ञात हो जाता है। तो एकदम सटीक आंसर है कि इस समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे समाज शास्त्र का अर्थात समाज के विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जिसमें कि कहा गया है कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ पर उपनिवेशवाद का संबंध किससे है, तो उपनिवेशवाद का संबंध साम्राज्यवाद से है। किससे है, उपनिवेशवाद का, देखिए पूंजीवाद से नहीं हो सकता, समाजवाद से नहीं हो सकता, साम्यवाद से नहीं हो सकता, लेकिन जो उपनिवेशवाद है उसका संबंध साम्राज्यवाद से हो सकता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ। तो राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं जो हमारे, अब बच्चों आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने इस वीडियो में
सभी प्रकार की पुस्तकों में संकलित किए गए जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें से कोई भी बिंदु आपके लिए परीक्षा में छूटने वाला नहीं होगा, यानी मैंने अपने इस वीडियो में संपूर्ण प्रश्नों का समन्वय किया है। तो बच्चों अब देखते हैं हम कि हमारी जो दूसरी पुस्तक आती है, जिसे आप यानी कई प्रकार की प्रकाशन की पुस्तकें आती हैं, उसमें से देखते हैं कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। ये बच्चों दूसरी पुस्तक से कुछ प्रश्न लिए गए हैं कि समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो समाजशास्त्र का जो हमारा प्रारंभिक चरण होता है उसमें भूलने की प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन क्यों शामिल होती है कि जो समाजशास्त्र का प्रारंभिक चरण होता है उसमें बच्चा छोटी छोटी कह सकते हो मानसिक क्रियाएं करता है और फिर भूल जाता है, इन छोटी छोटी आदतों को करने के फलस्वरूप उन्हें भूल जाता है। तो इसलिए समाजशास्त्र के प्रारंभिक चरण में भूलने की प्रक्रिया शामिल है। फिर बच्चों हम आगे देखते हैं समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी होती है। तो समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा होती है वो तुलनात्मक होती है, क्योंकि इस समाज में जो व्यक्ति होता है बच्चों वो एक दूसरे से तुलना करता हुआ ही अपना जीवन यापन करता है और चिरकाल तक यानी अपने संपूर्ण जीवन काल तक एक दूसरे से तुलना ही किया करता है। इसलिए समाजशास्त्र की जो स्वाभाविक मुद्रा होती है वो तुलनात्मक होती है। ठीक है, तो बच्चों अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। आगे देखते हैं हमारा अगला प्रश्न बच्चों, समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण कैसा होना चाहिए। समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण कैसा होना चाहिए, तो आलोचनात्मक होना चाहिए। समाजशास्त्र में स्वनिरीक्षण कैसा, आलोचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपकी आलोचना नहीं करेगा तब तक आपको अपने कह सकते हो चरित्र का ज्ञान या अपनी आलोचनाओं का ज्ञान नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करेगा तभी आपको अपने विषय में संपूर्ण ज्ञान होगा। इसलिए समाजशास्त्र में जो स्वनिरीक्षण को कैसा होना चाहिए, वो आलोचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर कि एक समुदाय की क्या विशेषता नहीं होती, यानी एक समुदाय की विशेषता क्या नहीं होती है। तो एक समुदाय की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। ठीक है, समुदाय की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है, लेकिन एक समुदाय की विशेषता क्या नहीं होती है। तो एक समुदाय की जो विशेषता होती है वह ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह के सदस्य हो सकते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं बच्चों कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता था, 18 वर्ष की उम्र उसकी पूरी नहीं होती है, तब तक वह किसी समूह का सदस्य नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी सामाजिक समूह का सदस्य होने के लिए बच्चे की उम्र 18 वर्ष की होनी आवश्यक होती है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच संबंधों को उजागर करने में मदद करता है। तो सी टाइड मिल्स का कथन है, यह किसका है, जो सी टाइड मिल्स हमारे समाजशास्त्री हैं उनका कथन है। फिर बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बच्चों प्रश्न है, बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। तो बुजुर्ग एवं युवा पीढ़ियों के बीच के अंतराल को हम सामाजिक प्रघटना कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा युवा होता है, युवा से होने के बाद अगर बुजुर्ग होता है तो इस संपूर्ण जीवन काल के बीच का जो काल होता अर्थात तो समय होता है, उस समय में व्यक्ति अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाओं से होकर गुजरता है और वे संपूर्ण घटनाएं ही व्यक्ति के जीवन में सामाजिक प्रघटना है। समाज में घटने वाली संपूर्ण घटनाएं ही सामाजिक प्रघटना कहलाती हैं। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि भारत को पहली बार एकीकृत किसने किया था। तो औपनिवेशिक सरकार ने भारत को पहली बार एकीकृत किया था। फिर राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व क्या है, अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व क्या है। तो संप्रदायवाद इसका उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा कि संप्रदायवाद जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। फिर बच्चों हमारे इस वीडियो का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपनिवेशवाद को मध्य वर्ग ने किन मान्यताओं के आधार पर चुनौती दी थी। तो उपनिवेशवाद को मध्य वर्ग ने पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर चुनौती दी थी। ठीक है, जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसके आधार पर ही उपनिवेशवाद को मध्य वर्ग ने चुनौती दी थी। ठीक है, तो बच्चों
हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और विराम देने से पहले एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा अधिक से अधिक इसे लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और मैं अपने इस वीडियो में बच्चों आपको सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।